चैटल अटैच टू अर्थ और बिल्डिंग, जो चैटल्स होते हैं उसको हम एक मूवेबल प्रॉपर्टी मानते हैं या इमूवेबल प्रॉपर्टी मानते हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अ चैटल मीन्स अ मूवेबल प्रॉपर्टीज अटैच टू अर्थ और बिल्डिंग विच हैज़ बिकम इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक चैटल जब तक अटैच नहीं हुआ है तब तक तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, बट जब वो अर्थ से अटैच हो जाता है तो हम उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। चैटल्स आप गूगल पे जाके आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा, जो लकड़ के घर होते हैं उनको बोला गया है यहाँ पर। The degree, manner, extent and strength of attachment are the main features to be regarded to determine whether the chattel is movable or immovable property। कि हम चैटल को इमूवेबल प्रॉपर्टी मान सकते हैं, मानेंगे कि मूवेबल मानेंगे। तो चैटल्स हमारा जो होता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है जब वो अटैच होता है अर्थ से। एक केस भी आता है यहाँ पर, डनकन इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1998 ऑल 72 केस नंबर होता है ये। वेयर द कंपनी हैड टू पे स्टैम्प ड्यूटी ऑन देयर प्रॉपर्टीज, दे गिव स्टैम्प ड्यूटी ऑन द वैल्यू ऑफ द लैंड। इस केस में ये होता है कि जो कंपनी होती है वो स्टैम्प ड्यूटी देती है प्रॉपर्टी की, जैसे कि एक प्रॉपर्टी उसने ली होगी तो उसकी स्टैम्प ड्यूटी उस प्रॉपर्टी की देती है, बट उसमें जो मशीनरी या उसके अंदर और भी प्लांट्स जो अटैच होते हैं वो उसका स्टैम्प ड्यूटी नहीं देती, क्योंकि वो ये बोलती है कि जो मशीन है और जो प्लांट है वो तो हमारे मूवेबल है, वो हम इमूवेबल में नहीं मानते हैं। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो आपका प्लांट और मशीनरी है आपने उसको इस पर्पज से यूज़ किया है कि आप उसको परमानेंट यूज़ करेंगे बहुत टाइम तक, तो ये भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो कोर्ट ने ये बोला है कि आपको स्टैम्प ड्यूटी प्रॉपर इंक्लूड लैंड के साथ साथ आपको प्लांट और मशीनरी की भी स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो उसको रीड कर देती हूँ। वेयर द कंपनी हैड टू पे स्टैम्प ड्यूटी ऑन देयर प्रॉपर्टीज, दे गेव स्टैम्प ड्यूटी ऑन द वैल्यू ऑफ द लैंड विदाउट इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी ऑन द प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस गुड्स। जबकि उस मशीनरी या उस प्लांट से गुड्स भी प्रोड्यूस होते हैं, तो कोर्ट ने हेल्ड किया दे वर लाइबल टू पे स्टैम्प ड्यूटी ऑन द वैल्यू ऑफ देयर लैंड इंक्लूडिंग दैट ऑन द प्लांट एंड मशीनरी, as it would come under the ambit of things attached to what is so embedded in the earth. The court also held that any property of which the intention is to maintain it for a long period of time, and in this case it was being used by the industry to produce different goods, this will come under an इमूवेबल प्रॉपर्टी। कि मशीनरी जो है और जो प्लांट्स है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में इसलिए इंक्लूड हो रहा है क्योंकि इसको बहुत लंबे समय तक यूज़ किया जाएगा और उसको बेनिफिट के लिए यूज़ किया जा रहा है। फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन वी कैन अंडरस्टैंड। अब हम इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आया है कि अगर कोई चीज़ अगर किसी चीज़ को हम लैंड से अलग कर रहे हैं और उससे लैंड हार्म हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर उससे कोई हार्म नहीं हो रहा तो उसको हम बोलेंगे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल ग्रास, क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स जो होते हैं या स्टैंडिंग टिम्बर, ये क्या, ये मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि जब इसको आप अलग कर रहे हो तो कोई हार्म नहीं हो रहा। स्टैंडिंग टिम्बर किसे बोलते हैं? स्टैंडिंग टिम्बर जैसे कि ऐसे कोई प्लांट जो ट्रीज तो होते हैं बट उसमें कोई फ्रूट्स नहीं लगते, उसको हम स्टैंडिंग टिम्बर बोलते हैं। जैसे कि The standing timber refer to trees which are fit for use of building or repairing house, bridge, ships, etc. When timber is sold, it is to be cut and taken away. It will no more have any connection with the land and is therefore not immovable property. ऐसे timber जिनका मतलब यूज़ या जिनको उगाया इसीलिए जाता है कि उनसे ये इस काम हो सके क्योंकि उन पर फ्रूट्स नहीं लगते हैं। If A give a right to B to remove old trees which may grown in A's forest for the next to 10 year, मान लो A है वो एक राइट दे देता है B को कि आप 10 साल तक, आने वाले 10 सालों तक आप उस ट्री को रिमूव करो, स्टैंडिंग टिम्बर को रिमूव करो। तो यहाँ पर जो A है वो B को ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता है, तो वहाँ पर जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ना कि मूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो दिस इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द लैंड। इसमें केस आता है फालिमा बीबी वर्सेस अरफाना बेगम AIR 1980 का केस है। इसमें कोर्ट ने ये बात बोला था कि स्टैंडिंग टिम्बर में क्या क्या इंक्लूड होता है, लाइक बबूल, सीसम, नीम और ये पीपल है, यहाँ पर ए लिख दिया गलती से, पीपल, बनियन ट्री, teak, bamboo, etc. and they are movable properties
अब मूवेबल क्या है, ये तो इमूवेबल है, नहीं सॉरी, ये जो है ये सारे मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब देखिए, अब हमारा मैंगो है, महुआ है, जैक फ्रूट है, जामुन है, अब इन पे फ्रूट्स लग रहा है, वो फ्रूट्स तो आपका मूवेबल होगा, बट जो प्लांट होगा वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि हमारा इंटेंशन ये है कि हम प्लांट को, हम मैंगो ट्री को हम ऐसा नहीं कि काट देंगे, उसको कंटिन्यू रखेंगे कि वो लंबे समय तक रहेगा, आगे जैसे कि हर साल फ्रूट्स आता है तो उस पर हर साल फ्रूट्स आता रहेगा, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होगी। इस पर एक केस और था, टी ए संकुनी वर्सेस बीजे फिलिप्स AIR 1972 का केस था, जिसमें ये बात बोली गई थी, द कोर्ट हेल्ड दैट इफ द इंटेंशन ऑफ प्लांटिंग ट्रीज टू कट दैम डाउन सूनर और लेटर फॉर द पर्पज ऑफ यूटिलाइजिंग दैम एज टिम्बर एंड नॉट यूज दैम फॉर द पर्पज ऑफ एंजॉइंग देयर फ्रूट्स, दे आर रिगार्डेड एज मूवेबल प्रॉपर्टी। ये स्टैंडिंग टिम्बर के बारे में बताया कि जैसे कि कोई, हम इस इंटेंशन से ही उस प्लांट को ग्रो कर रहे हैं कि हमें इसको काटना है, और इसको काटने के बाद हमें इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करना है कि हम फर्नीचर बनाए या कुछ भी बनाए, तो उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि इससे कोई फ्रूट्स आएगा और उसको हम यूज़ करेंगे। ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रासेस क्या होता है, ग्रोइंग क्रॉप्स इंक्लूड्स क्रीपर लाइक अ बिटर लीफ, वाइन, ग्रेप्स एक्सेट्रा, मिलेट्स, वीट जो होता है, शुगर केन होता है, वेजिटेबल्स होते हैं लाइक बोटल गार्ड, pumpkin etc. These crops that don't have any on independent existence beyond their final produce, कि इनका अपना एक एग्जिस्टेंस नहीं होता, कि किसी ना किसी के सहारे ही उगते हैं, तो इसको भी ग्रोइंग क्रॉप्स बोला है। कि जैसे कि कोई भी ट्री ये है, ये हमारा मूवेबल होगा, क्यों, क्योंकि हम किसी भी आलू उग रहा है या बोटल गार्ड, इसको हम तोड़ लेंगे, इस तोड़ने से हमारा क्या होगा, हमारा लैंड तो खराब नहीं होगा, बट अगर आप आलू है, उस आलू को आप ज़मीन से निकाल रहे हो तो ज़मीन थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, बट हमारा ये बोटल गार्ड है, खीरा हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनको आप ये ऊपर अपने आप से मिल जाते हैं, भिंडी, मिर्च, ये सब चीज़। ग्रासेस कैन ओनली बी यूज एज फोडर एंड नो अदर यूज इज पॉसिबल, देयरफॉर इट इज़ अ मूवेबल, बट अ कॉन्ट्रैक्ट टू कट ग्रास विल बी एट इंटरेस्ट इन चैटल एंड इट इज़ अ बेनिफिट। जो ग्रासेज है वो ओनली फोडर, उनको चारा के लिए ही यूज़ किया जाता है और किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। It is benefit arising out of the land, so is immovable property। मिनरल्स क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कोई सोना या कुछ भी चीज़ उस मशीन किसी ज़मीन से निकल रहा है, इन सबको हम मिनरल्स बोलते हैं। तो जो ये मिनरल्स होते हैं ये भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी ही बोला जाता है, क्योंकि ये भी इसको जब आप निकालोगे तो उससे लैंड कुछ ना कुछ डैमेज होता है। जैसे कि अपॉन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी थिंग्स नॉट ओनली रूटेड इन द अर्थ बट ऑल्सो एनीथिंग फाउंड डीप डाउन बिलो the property goes along with the transfer, all minerals below the land soil are immovable property। कुछ भी हो अगर ज़मीन के अंदर वो एज अ मिनरल्स अगर वो यूज़ हो रहा है तो उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब कुछ है 21-22 पॉइंट्स है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी आप किसको बोल सकते हैं, द इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब होता है कि आप जब मॉर्गेज पढ़ेंगे तो आपके पास रिडीम होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं, तो वो जो चीज़ है वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। राइट टू कलेक्ट रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप किसी कलेक्ट कर रहे हो वो, ए राइट टू फेरी लगा रहे हो उसका राइट है, वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। राइट टू फिशरीज, अ डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पे आपने कोई डेट सिक्योर किया वो। अ हेरिडिटरी ऑफिस अंडर द हिंदू में ये होता है कि हाँ इसके बाद दादा के बाद बेटा, बेटे के बाद पोते, कि ये ऑफिस है या जो बिल्डिंग है वो उनकी होगी वो। ए राइट टू रिसीव फ्यूचर रेंट एंड प्रॉफिट ऑफ लैंड, फ्यूचर में जो रेंट मिलेगा वो भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। पेंशन्स होते हैं और अदर पीरियोडिकल अलाउंसेस परमानेंस, वो भी होता है। द राइट टू कलेक्ट लैक्स फ्रॉम ट्रीज, रिवर्जन इन प्रॉपर्टी लीज, अ राइट टू टैप कोकोनट ट्रीज एंड ऑप्टेन टॉडी, ए राइट टू सीवर एंड कलेक्ट टेंडू लीव्स, a right to graze cattle or mow grass, the interest of a mortgage in immovable property, a wastage reminder, coil land, a pumpkin installation when fastened to the earth permanent manner, a priest right to recover dues or at a funeral, a right to assessment, a tenancy right to way, ये सब हमारा immovable property है। What are not इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या नहीं है, स्टैंडिंग टिम्बर,
मतलब जो मूवेबल प्रॉपर्टी है इनडायरेक्टली वो बोल रखा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है वो बता रखा है। स्टैंडिंग टिम्बर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, ग्रोइंग क्रॉप्स है, ग्रास है, रॉयल्टी है, राइट टू रिकवर मेंटेनेंस अलाउंसेज, राइट टू वर्शिप, राइट टू कलेक्ट ऑफरिंग फ्रॉम यजमान, अमाउंट पेएबल बाय यमम टू अ पांडा, अ राइट टू ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट सेल, a copyright Brit जर्नी बुक्स, इंटरेस्ट ऑफ अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप, गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट्स, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी है। अब मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या वो पढ़ेंगे। सबसे पहले जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो एक चल संपत्ति होती है जिसको इट कैन ईजिली बी शिफ्टेड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसको एक जगह दूसरी जगह बहुत ईजिली ट्रांसफर किया जा सकता है। बट इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप इजीली ट्रांसफ़र या शिफ्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो है वो लैंड से अटैच होता है और जब आप इसको शिफ्ट करोगे तो लैंड हार्म हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ द अब मूवेबल प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन होता है ये कंपलसरी नहीं होता हमारे रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अकॉर्डिंग, ये ऑप्शनल होता है, आपको करवाना है तो आप करवा सकते हैं। बट इस पर भी अब जब रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ेंगे तो ये होता है कि जिसकी प्रॉपर्टी 100 से ज़्यादा होती है मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर भी, अगर प्रॉपर्टी 100 से ऊपर की होती है तो उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी का भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। बट अगर प्रॉपर्टी 100 से नीचे होती है तो वो ऑप्शनल होता है। बट हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी होता है जिसकी वैल्यू 100 से ऊपर की हो। अगर 100 से नीचे की होगी तो वो भी एक ऑप्शनल हो जाएगा। मूवेबल प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू जनरल सेल्स टैक्स, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें टैक्स के ऊपर वो लगता है, बट हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी उसमें स्टैम्प ड्यूटी का पैसा लगता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अटेस्टेड और अटेस्टेशन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्शनेबल क्लेम। इसके अंदर बस यही डेफिनेशन दी हुई थी, नोटिस के बारे में बताया था कि नोटिस क्या है, तो हम इसको भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे अब अलग अलग टॉपिक के अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, ये लेक्चर पसंद आया। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऑल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जोश लीगल नॉलेज। थैंक यू।